26 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त रहा था। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय परधुरी लगता है। यहाँ पर सर्वेश कुमार गंगवार जो कि सहायक अध्यापक के पद पर तैनात होते हैं, जो कि अपने स्कूल के अंदर बैठकर अपना काम कर रहे थे। कुर्सी पर बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के दौरान काम कर रहे थे और इसी बीच में अचानक से उनकी आंख लग जाती है। पास में बैठे हुए शिक्षक ने कहा कि गुरुजी, अभी तो ठीक से दिन भी नहीं निकला है, तुम्हारी आंख लग रही है। कुछ मजाक के अंदाज में कुछ ऐसे ही कहा, लेकिन शिक्षक जो थे पहले तो वो कुर्सी पर आधे लटके हुए थे और आधे लटकने के साथ ही एकदम से जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं, बराबर में जो शिक्षक थे उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो बात है। वो जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जो आसपास स्कूल के अंदर स्टाफ था या स्कूल से बाहर के जो लोग थे, वो चीखों की आवाज वहां तक पहुंच जाती है। जल्दी से मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद जो गुरुजी होते हैं सर्वेश कुमार गंगवार, उन्हें उठाया जाता है। उठाने के बाद कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। पता चलता है कि ये मर चुके हैं। बस अचानक से अभी तो ठीक से काम ही कर रहे थे और एकदम से उनका मरना वाकई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है। और जब चर्चा का विषय इसलिए भी बनता है कि जो उन्हें बहुत करीब से जानते थे, पहचानते थे, उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी सितंबर 2025 की बात है, कैंसर से पीड़ित थी और ये अंतिम स्टेज पर चल रही थी कैंसर की। उनकी मौत हो जाती है, यानी कि पत्नी प्रभा गंगवार। जैसे उनकी मौत होती है, ये जो गुरुजी होते हैं यानी कि सहायक अध्यापक होते हैं, ये अकेले पड़ जाते हैं और इनको 5 साल के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम आहाना होता है, एक का नाम आयांश होता है। पहले वो बिना मां के थे और अब वो बिना पिता के हो गए हैं। चर्चा इनकी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो जो फार्म भर रहे थे वो एसआईआर के फार्म थे। बीएलओ की उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और बीएलओ की ड्यूटी लगने के कारण ही ऐसा बताया जा रहा था कि उन पर अतिरिक्त प्रेशर था, दबाव था और इस दबाव को वो झेल नहीं पाए। इस दबाव की वजह से ही उनकी मौत हो जाती। 26 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त रहा था। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय परधुरी लगता है। यहाँ पर सर्वेश कुमार गंगवार जो कि सहायक अध्यापक के पद पर तैनात होते हैं, जो कि अपने स्कूल के अंदर बैठकर अपना काम कर रहे थे। कुर्सी पर बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के दौरान काम कर रहे थे और इसी बीच में अचानक से उनकी आंख लग जाती है। पास में बैठे हुए शिक्षक ने कहा कि गुरुजी, अभी तो ठीक से दिन भी नहीं निकला है, तुम्हारी आंख लग रही है। कुछ मजाक के अंदाज में कुछ ऐसे ही कहा, लेकिन शिक्षक जो थे पहले तो वो कुर्सी पर आधे लटके हुए थे और आधे लटकने के साथ ही एकदम से जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे गिरते हैं, बराबर में जो शिक्षक थे उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो बात है। वो जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जो आसपास स्कूल के अंदर स्टाफ था या स्कूल से बाहर के जो लोग थे, वो चीखों की आवाज वहां तक पहुंच जाती है। जल्दी से मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद जो गुरुजी होते हैं सर्वेश कुमार गंगवार, उन्हें उठाया जाता है। उठाने के बाद कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। पता चलता है कि ये मर चुके हैं। बस अचानक से अभी तो ठीक से काम ही कर रहे थे और एकदम से उनका मरना वाकई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है। और जब चर्चा का विषय इसलिए भी बनता है कि जो उन्हें बहुत करीब से जानते थे, पहचानते थे, उन्होंने कहा कि इनकी पत्नी सितंबर 2025 की बात है, कैंसर से पीड़ित थी और ये अंतिम स्टेज पर चल रही थी कैंसर की। उनकी मौत हो जाती है, यानी कि पत्नी प्रभा गंगवार। जैसे उनकी मौत होती है, ये जो गुरुजी होते हैं यानी कि सहायक अध्यापक होते हैं, ये अकेले पड़ जाते हैं और इनको 5 साल के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम आहाना होता है, एक का नाम आयांश होता है। पहले वो बिना मां के थे और अब वो बिना पिता के हो गए हैं। चर्चा इनकी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो जो फार्म भर रहे थे वो एसआईआर के फार्म थे। बीएलओ की उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और बीएलओ की ड्यूटी लगने के कारण ही ऐसा बताया जा रहा था कि उन पर अतिरिक्त प्रेशर था, दबाव था और इस दबाव को वो झेल नहीं पाए। इस दबाव की वजह से ही उनकी मौत हो जाती। और बिंदकी तहसील का गांव लगता है खजुआ। खजुआ गांव की ये बात है। 25 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक घर जिसमें बहुत ज्यादा चहलकदमी सी हो रही थी और उस घर में मेहमान भी होते हैं। इसी बीच में एक आदमी है जो कि रास्ता पूछता हुआ आता है इस गांव में। कहते हैं कि लेखपाल सुधीर का घर कहां पर है। वो बार बार लोगों से इसी तरह की बात कर रहा है और बात करते करते वो लेखपाल सुधीर के घर पहुंच जाता है। और जैसे सुधीर के घर पहुंचता है, आवाज लगाई जाती है, सुधीर तुम कहां पर हो। सुधीर एकदम से निकल के आते हैं क्योंकि वो अपने कमरे में थे। उन्हें बताया जाता है कि कोई बड़े साहब हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़े साहब यानी कि कानून गो थे और कानून गो की जैसी खबर लगती है तो सुधीर जाकर नजरें झुकाकर सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं बताया था कि कल उनकी बारात जाने वाली है। चुपचाप खड़े थे आराम से। इसी बीच में कानून को कहते हैं कि देख लो, अगर तुम्हें काम करना तो काम करो, नहीं तो तुम अपनी नौकरी से बर्खास्त हो जाओगे। देख लो, चाहे भली चाहे 1000 रुपए का आदमी रखो या 2000 रुपए प्रतिदिन किसी को रखो, जो तुम्हें काम दिया गया है बीएलओ की जिम्मेदारी का, उसको आप करो। प्रपत्र जो थे उनके दरवाजे पर पटके मारे जाते हैं। उसके बाद वो जो कानून को होता है, अधिकारी होता है, वो यहां से चला जाता है। कुछ लोग थे जो समझ पा रहे थे, कुछ लोग थे जो समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग खुशियों में सरोबार थे इसलिए क्योंकि वहां पर शादी का माहौल था इस घर के अंदर और कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। इसी बीच में लेखपाल सुधीर कुमार जो होते हैं वो सीधे
अपने कमरे में जाते हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद अब जाकर आराम करने लगते हैं। इसी बीच में जो उनके घर के परिवार के बाकी सदस्य हैं, जब करीब काफी टाइम बीत जाता है, आधा घंटा पौन घंटा, तब पूछा जाता है कि सुधीर अभी उठा नहीं है, अभी तो वो उसके अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या 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 के चले गए और वो अभी जाके फिर से सो गया क्या। तभी आवाज लगाई जाती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन दरवाजे पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। रास्ते की तरफ से खिड़की है, खिड़की से अगर झांक के देखा जाए तो दिख जाता है। तो रिश्तेदारों ने कहा कि खिड़की से झांक कर देखो और आवाज लगाओ, वहां से आवाज पहुंच जाएगी, वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और जैसे ही रास्ते की तरफ जाते हैं, खिड़की की तरफ देखते हैं और झांक कर जब देखा जाता है तो जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उसे देखकर चीख ही निकल जाती है। चीख निकलने वाली बात थी। दरअसल लेखपाल साहब, जो अभी तक लोग समझ रहे थे कि वो आराम कर रहे हैं, वो तो अपने पंखे से लटके हुए थे। बस उनका लटकना था, घर में चीख पुकार मच जाती है। इस तरह की चीख पुकार मचती है कि अब चाहे घर का मेहमान हो या फिर कोई और हो, सब के सब बस रोना शुरू कर देते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है, दरवाजा तोड़ने के बाद उनको उतारा जाता है। ये कोशिश थी कि हो सकता है कि जिंदा हो, लेकिन वो जिंदा नहीं थे, उनकी जान जा चुकी थी, वो मर चुके थे। दरअसल ये सुधीर कुमार कोरी पूरा नाम होता है, पिता का नाम रामलाल कोरी होता है। गांव में रहकर ये परचूनी की दुकान किया करते थे। पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं और किसी ने बताया कि लेखपाल की भर्ती निकली हुई है, अगर तुम भी आवेदन करोगे हो सकता है कि तुम्हारा नंबर आ जाए। सुधीर कुमार ने कोशिश की और कोशिश करने के बाद एग्जाम पास किया। एग्जाम पास करने के बाद साल 2024 में लेखपाल के लिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। गरीब परिवार था और गरीब परिवार होने की वजह से जैसे ही नौकरी लगती है तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बदलने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है। और जब सब कुछ ठीक होने वाला था, सबसे पहली खुशी थी नौकरी लगने के करीब 6 महीने बाद ये खजुआ ही एक जो ब्लॉक है, इसी इलाके की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम काजल होता है, काजल के घर से रिश्ता आता है कि क्या तुम हमारी बेटी से अपनी बेटी की शादी करना चाहोगे। जैसे ही लेखपाल के घर वालों को ये बात पता चलती है तो खुश हो जाते हैं, काजल से रिश्ता लग जाता है, शादी की बात तय हो जाती है। और ये बारात जानी थी 26 नवंबर 2025 को। इसकी तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन ये जो लेखपाल साहब होते हैं, लेखपाल साहब ने अपने अधिकारियों को इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। यही कारण था कि 22 तारीख को एक जरूरी मीटिंग होनी थी, यही एसआईआर के संबंध में, और ये मीटिंग में पहुंच नहीं पाते हैं। वहीं बताया यह जाता है कि एसडीएम साहब ने सबके सामने गरियाया था, तमाम तरह की बात कही थी, कहा निलंबित कर दो, बर्खास्त कर दो, इस तरह की बातें थी। छोटी छोटी बात पे दिन भर में अगर 10 फोन आते हैं तो 10 फोन में 5-6 बार तो ये कह ही दिया जाता है एसआईआर करने वालों या फिर उनकी जांच पड़ताल करने वालों, ऊपर वाले जो अधिकारी होते हैं, कि एफआईआर लिखो, इनको बर्खास्त कर दो, इनको सस्पेंड कर दो। तो ये गरीबी में रहकर पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन आने वाले थे, ऐसा उससे उम्मीद थी। लेकिन 4 नवंबर 2025 से जैसे ही एसआईआर का काम शुरू होता है, उसके बाद सुधीर कुमार की जिंदगी का अंत हो जाता है। अंत इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए। परिवार के लोगों ने शव को रखकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब की वजह से हमारे बेटे की मौत हुई है। परिवार के लोगों का यह कहना था कि कानून गो की वजह से हमारे बेटे की मौत हुई है, इन दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उच्च अधिकारियों ने कहा कि पहले मामले की जांच होगी, इसके बाद कार्रवाई होगी। अधिकारी ही अधिकारी के खिलाफ क्या जांच करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पता नहीं इस गरीब आदमी को कभी न्याय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर सुधीर कुमार की कहानी बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रही है। ऐसी एक और कहानी है जो सोशल मीडिया पर, एक वीडियो था, बड़ा छोटा सा वीडियो, वो बहुत लगातार वायरल हो रहा है। एक महिला पूछ रही है एक व्यक्ति से जो कि मूर्छित हालत में है, वो बोल रहा है लेकिन उसकी स्थिति कुछ ऐसे ही है। उसे पूछा जाता है क्या खाया, वो कहता है कि सल्फास खाया। उससे एक महिला पूछ रही है कि क्यों खाया, वो कहता है कि दबाव के कारण खाया। वो महिला पूछती है कि किसके दबाव में खाया, वो आदमी कहता है कि एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल, इनके दबाव में खाया था। हालांकि इलाज चल रहा है और वो इलाज के दौरान ही कुछ देर बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है। जैसे जैसे उस व्यक्ति की मौत की खबर फैलती है, वैसे वैसे ये वीडियो जो इस महिला ने बनाया था, उससे जो 2-4 सवाल किए थे, वो 2-4 सवाल ही सोशल मीडिया पर पूरी तेजी के साथ फैले लगते हैं। न केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में फैले लगते हैं। लोग बस इस अपघटना के लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल सच है, लेकिन जब ये दावा किया जा रहा है तो हो सकता है कि सच ही हो। ये वीडियो है विपिन कुमार यादव का। विपिन कुमार यादव जो कि सहायक अध्यापक होते हैं प्राथमिक विद्यालय जैतपुर गोंडा में, और ये इनकी ड्यूटी लगी हुई थी बीएलओ के तौर पर बूथ संख्या 326, जो कि मनकापुर प्राथमिक विद्यालय होता है। ये तारीख थी 25 नवंबर 2025 की सुबह। वो एक अपने साथी शिक्षक से मिलते हैं और साथी शिक्षक के पास जाते हैं, उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहते हैं, जिनका नाम विपिन कुमार यादव होता है, कहता है कि दोस्त आज तो हमने जहर खा लिया है। बस इतना था। वो शिक्षक समझ ही नहीं पाया था कि आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर दोबारा कहता है कि दोस्त हमने तो आज जहर खा लिया है। इस तरह की बात थी। जैसे शिक्षक ने ये बात सुनी, कुछ बेशुद्ध हालत में जैसे वो जाने लगते हैं, तब इस शिक्षक ने बाकी लोगों से मदद मांगते हैं और मदद मांगने के बाद उनको पास में ही एक
गोनार्ड हॉस्पिटल होता है, वहां पर एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, इसलिए इनको हायर मेडिकल सेंटर यानी कि गोंडा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब ये खबर जो थी वो आम हो चुकी थी, गांव से शहर और शहर से मुख्यालय पर, मुख्यालय से एसएसपी और डीएम के पास तक पहुंच जाती है। और डीएम एसएसपी में भी हड़कंप मच जाता है। तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जाने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं हालत कैसी है। कहते हैं कि साहब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दीजिए, और देखो रास्ते में बहुत सारा जाम की स्थिति भी हो सकती है। तो एसपी कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक पुलिस की गाड़ी साथ जाएगी, पुलिस गाड़ी आगे रहेगी और एम्बुलेंस पीछे रहेगी। जितनी जल्दी हो सके इनको केजीएमयू यानी कि लखनऊ पहुंचा दीजिए, वहां इनका इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में होगा तो ठीक हो जाएंगे। गाड़ी दौड़ रही है, भाग रही है, लेकिन जाम कहीं नहीं था और इनकी गाड़ी वहां पहुंच जाती है केजीएमयू में। लेकिन ये डॉक्टर जो होते हैं वो बचा नहीं पाए। कहते हैं कि इन्होंने जो जिस का इस्तेमाल किया था, उस इस्तेमाल करने के बाद 99.99% लोग मर ही जाते हैं, बच नहीं पाते। गुरुजी यानी कि विपिन कुमार यादव की मौत की खबर जैसे ही परिवार वालों को पता चलती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और बुरा हाल इसलिए भी हो जाता है, उनके 2 बच्चे हुए, उनकी बीवी है, और वो हाल बुरा इसलिए था, जब ये बताया जाता है, ये वीडियो वायरल होता है, तो मीडिया वालों ने सवाल करना भी शुरू कर दिया। मीडिया वालों ने पूछा तो डीएम साहब का एक बयान ये आता है कि उनका ये कहना है कि इन पर हमारा कोई दबाव नहीं था, बल्कि परिवार की तरफ से इनका आपस में विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद के चलते इन्होंने इनकी अपनी जान गई है, बस इतना था। पत्नी को गुस्सा आ जाता, पत्नी कहती है कि सिर्फ और सिर्फ दबाव था और कुछ नहीं था, डीएम साहब झूठ बोल रही है, इस मामले की जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। और इन्हें बात बात पर एफआईआर करने की धमकी दी जाती थी कि काम करो नहीं तो एफआईआर कर दी जाएगी। सच मायने में तो ये है, जितने भी टीचर लोग होते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना आप में बड़ा, जब कोई अधिकारी चाहे एबीएस से हो या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्हें फोन करता है तो उनमें एकदम अजीब सी घबराहट सी पैदा हो जाती है, वो डरने लगते हैं। कोई पत्रकार अगर उनके विद्यालय में पहुंच जाता है तो उन्हें अजीब सी घबराहट सी पैदा हो जाती है, यानी कि वो ज्यादा प्रेशर को ले नहीं पाते। और इनकी भी ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगी हुई थी विपिन कुमार यादव के, तो वो भी कहीं ना कहीं इस प्रेशर को ले नहीं पा रहे थे। लेकिन परिवार के लोगों का यह भी आरोप था कि इन गुरुजी पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि ओबीसी के जो वोट हैं इनको काटो, इनको खत्म करो। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं है, क्या इस बात की जांच होगी नहीं होगी, जांच में क्या ये कभी बात सच सामने आएगी नहीं आएगी, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन यहां भी वही बात है जो पहले वाले मामले में है, लेखपाल वाले मामले में, कि अधिकारियों के खिलाफ ही आरोप है और अधिकारी ही जांच करेंगे, तो किस अधिकारी को वो न्याय दिलवा पाएंगे नहीं दिलवा पाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी एक जिला लगता है, और जलपाईगुड़ी में एक माल बाजार है। माल बाजार की रहने वाली 48 साल की एक महिला होती है, नाम उनका शांति मणि एक्का होता है। शांति मणि एक्का का चाय बागान इलाका होता है, वहां पर ड्यूटी लगा दी जाती है बीएलओ की कि आपको वहां जाना है, प्रपत्र बांटने हैं, भरवा के मंगवाने हैं, मंगवाने के बाद उनको ये एसआईआर करना है, इस तरह की। अब क्योंकि ये जानती हैं बंगाली भाषा और वहां रहने वाले हैं हिंदी भाषी लोग, जब वहां जाती हैं बार बार बातचीत करते हैं तो हिंदी भाषी लोगों को इनकी बात समझ में नहीं आती, इनकी बात उनको समझ में नहीं आती। और बीएलओ प्रेशर में रहती है, जब बीएलओ प्रेशर में रहती है तो उच्च अधिकारी ने डांटते हैं, उच्च अधिकारी डांटते हैं तो यहां आती हैं तो फिर इन्हें जो वोटर हैं वो डांटते हैं, मैडम आप सही से काम नहीं कर रही हो। अभी 4 नवंबर 2025 को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी एसआईआर के काम करने की, और ये अपने इस प्रेशर को 19 नवंबर 2025 को ले ही नहीं पाई। घर के परिवार के लोग घर में ही थे, खाना वाना खा रहे थे, इन्होंने भी खाना खाया, लेकिन खाना खाने के बाद सीधा अपने आंगन में जाती हैं, और आंगन में जाने के बाद ये अपनी जीवन लीला को एक फंदे से लटकर समाप्त कर लेती हैं, खत्म कर लेती हैं। और जैसे ही परिवार के लोगों को यह बात पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल भारत के करीब 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं, और इन मतदाताओं के दरवाजे की कुंडी खटखटाने के लिए 5,32,000 से ज्यादा बीएलओ लगे हुए हैं। वो जाते हैं और जाने के बाद दस्तक देते हैं बीएलओ और कहते हैं कि एसआईआर का फॉर्म है, इसे आप हमें भर के दे दीजिए, अपनी जानकारी दे दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जानकारी दे रहे हैं, लेकिन 4 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, 22 दिन बीते हैं। 22 दिन में करीब करीब 25 बीएलओ ऐसे हैं, या तो प्रेशर ले ही नहीं पाए, या फिर उनकी हार्ट अटैक से या फिर किसी कारण से मौत हो गई है। ऐसे करीब 25 बीएलओ हैं जिनकी 22 दिन में मौत हुई है। अब इस मौत के पीछे का कारण यह है कि 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर यानी कि 1 महीने का समय है। बीएलओ के पास काम ज्यादा है, जिसके पास जाते हैं वो मदद नहीं कर रहा है। कोई आधार कार्ड देने में आनाकानी करता है, तो कोई 2003 की लिस्ट देने में आनाकानी करता है, तो कोई कहता है कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, बीएलओ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में उनकी जब कोई मदद नहीं कर रहा है, खासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट लेने के लिए तो जाते हैं नेता लोग, कम से कम अपने ही लोगों को वहां जाकर भेज दें ताकि बीएलओ की मदद हो सके। तमाम पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, तमाम नेता होते हैं, तमाम लोग होते हैं, और जाकर उनकी मदद करें एक एक वोटर की, तो बीएलओ पर इतना लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन बीएलओ पर लगातार
लोड पड़ रहा है, इन्हें स्टॉल लगाने चाहिए, मोहल्ले के मोहल्ले, गांव के गांव स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनके एसआईआर फॉर्म भरने में मदद करनी चाहिए। लेकिन लोग डरे हुए हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इतने डरे हुए हैं कि अपनी सारी जानकारी निकाल के तुरंत दे रहे हैं। कुछ लोग इतने बेफिक्र हैं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं होने लग रहा है कि यहां से क्या दिक्कत आएगी, एसआईआर में हमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की। लेकिन ये सबके लिए बराबर है, सभी को इसमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने फॉर्म भर के ईमानदारी के साथ बीएलओ को देना चाहिए और देने के बाद उसमें अपनी जानकारी अपलोड करा देनी चाहिए। क्योंकि जब एसआईआर हो रही है, अभी चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी में कदम उठाया है, ये तो खैर समझ से परे हो रही है कि आखिरकार जल्दबाजी में कदम क्यों उठाया, कैसे उठाया, ये तो खैर वो बड़े लोग हैं, वही इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जितने भी बीएलओ हैं, अगर किसी से बातचीत करने की कोशिश करो तो वो ये जरूर कहते हैं कि साहब व्हाट्सएप पर कॉल आती है, चाहे वीडियो कॉल हो या फिर नॉर्मल कॉल हो, आती व्हाट्सएप पर है, वो जल्दी से रिकॉर्ड नहीं होती है और वहीं पर धमकी दी जाती है। ऐसे में अगर जांच होगी भी तो किस बात की जांच होगी? कोई रिकॉर्ड तो मिलेगा नहीं कि उसने बातचीत में कितनी बार धमकाया था, कैसे धमकाया था। क्या हर वक्त कोई आदमी उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा रहेगा? ये भी तो जरूरी नहीं है। इसलिए बीएलओ जितने भी मारे जा रहे हैं उनको शायद इंसाफ की उम्मीद मुझे तो खैर कम लग रही है। हो सकता है कि ऊपर वाला जरूर इंसाफ करे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि ये आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जहां जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, जहां जहां भी एसआईआर हो रहा है, आपका हो गया है तो आप अपने पड़ोसी की मदद कर दीजिए उसके कागज ढूंढवाने में, उसकी फार्म भरवाने में, ताकि बीएलओ पर जो अतिरिक्त दबाव है, प्रेशर है, वो कम हो जाए। उस पर प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है वो आराम से काम करेगा, बिना किसी दबाव में काम करेगा। और ऐसे ही दबाव उस पर रहा तो जाहिर सी बात है ये 22 दिन में संख्या 25 हुई है तो 1 महीने में संख्या बढ़ भी सकती है। जाते जाते